सोचिए, युद्ध के मैदान की वो खौफनाक सच्चाई जब वो इतिहास के पन्नों से होते हुए साहित्य की किताबों और फिर सिनेमा के चमकते हुए बड़े पर्दे तक पहुंचती है, तो वो कैसे बदल जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे एक सैनिक के एकदम असली जमीनी अनुभव की। देखेंगे कि कैसे एक खौफनाक रात की घटना वक्त के साथ अपना रूप बदल लेती है और हमारे सामने एक बिल्कुल नई कहानी बनकर आती है। चलिए शुरू करते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। आज रात ये जमीन हमारी है और जब सूरज निकलेगा तब भी ये भारत की ही रहेगी। यहाँ मौजूद हर एक आदमी उनके 100 आदमियों के बराबर है। दिसंबर 1971 की उस सर्द रात में गूंजता हुआ ये रेडियो मैसेज, सच कहूं तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये साक्षात मौत का सामना कर रहे एक असली कमांडर की आवाज थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द बैटल ऑफ लोंगेवाला, द ग्राउंड ट्रूथ, यानी उस जमीनी हकीकत की। सीधे राजस्थान के उस ठंडे रेगिस्तान में चलते हैं जहां 1971 में ये सब असल में घटा था। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। स्थिति कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा आपको यहीं से लग जाएगा। एक तरफ सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और दूसरी तरफ 3000 पाकिस्तानी हमलावर और 45 दुश्मन टैंक। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि उन सैनिकों का वो दर्दनाक सच है जिन्होंने बिना किसी भारी एंटी टैंक हथियारों के बस एक 106 रिकॉयलेस राइफल के भरोसे पूरी रात उस मोर्चे को संभाले रखा। उस खौफ और उस जबरदस्त मानसिक दबाव की हम और आप शायद यहां बैठकर सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और इस नामुमकिन सी लगने वाली डिफेंस के केंद्र में कौन थे? मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पीछे हटने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उनका फैसला एकदम अटल था। सुबह होने तक पोस्ट को हर हाल में बचाए रखना है। उनके इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सच में उनकी लीडरशिप उस रात एक अभेद्य ढाल बन गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि युद्ध खत्म होने के बाद एक और लड़ाई शुरू होती है? सेक्शन 2, द कंटेस्टेड मेमोरी। असल में जीत किसकी हुई? इतिहास का ये कच्चा रूप न बहुत जल्दी विवादित हो जाता है, क्योंकि उस घटना में शामिल अलग अलग लोग उसे बिल्कुल अलग अलग तरीके से याद करते हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि एकदम निष्पक्ष होकर इस पूरे परिदृश्य को समझेंगे। अब देखिए, ये टाइमलाइन बहुत कुछ कहती है। 1971 में शुरुआती रिपोर्ट्स में इन्फेंट्री के बचाव की खूब तारीफ हुई। फिर 97 में फिल्म बॉर्डर आई, जिसने थल सेना को जैसे अमर ही कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2013 से 2021 के बीच दिग्गजों ने कुछ नई किताबें लिखी, जिनमें यह दावा किया गया कि निर्णायक भूमिका असल में भारतीय वायुसेना की थी। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2008 में इस असहमति को लेकर कोर्ट में महज ₹1 के सांकेतिक मूल्य का मुकदमा तक दायर कर दिया गया। है ना हैरानी की बात? अगर हम स्रोतों की माने तो वायुसेना का नजरिया भी उतना ही ठोस है। सुबह होते ही जैसलमेर एयरबेस से 122 स्क्वाड्रन के हॉकर हंटर जेट्स के 6 विमानों ने उड़ान भरी और उन पाकिस्तानी टैंकों को पूरी तरह तबाह करके रख दिया। कई लोगों का मानना है कि वायुसेना के उस हवाई हमले के बिना शायद उस पोस्ट को बचाना नामुमकिन होता। ये चीज बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे एक ही युद्ध के भीतर कई एकदम वैध सच्चाइयां एक साथ मौजूद हो सकती हैं। खैर, अब इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं। सेक्शन 3, लिटरेचर, इंट्रोस्पेक्शन एंड एम्बिग्विटी। जब हम रेगिस्तान की उस जलती हुई जमीन से साहित्य के पन्नों की ओर मुड़ते हैं, तो युद्ध की ये खौफनाक यादें, ये गहरे आघात आखिर शब्दों में कैसे ढलते हैं? आइए इसे समझते हैं। यहाँ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, टेस्टिमोनियल रियलिज्म, यानी प्रमाणिक यथार्थवाद। अब ये क्या है? दरअसल ये एक ऐसी साहित्यिक शैली है जो युद्ध को महिमा मंडित करने के बजाय अधूरे ज्ञान, खामोशी और नैतिक दुविधाओं को सामने रखती है। साहित्य वीरों की गाथाओं का अंधाधुंध जश्न मनाने के बजाय एक सैनिक के अंदरूनी बिखराव, उसकी शारीरिक कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वो दिखाता है कि एक सैनिक अंदर से क्या महसूस कर रहा है। अगर आप सादत हसन मंटो या खुशवंत सिंह जैसे दिग्गज लेखकों का काम देखेंगे तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। उदाहरण के लिए, ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी कृतियां युद्ध को बहुत ही शांत, खंडित और नैतिक रूप से उलझा हुआ दिखाती हैं। साहित्य इस बात को नकारता है कि कोई पूरी तरह से हीरो है या विलन। ये उजागर करता है कि सैनिक भी आखिर एक इंसान है, जो डर, नौकरशाही की हिंसा और गहरी नैतिक अनिश्चितता के बीच फंसा हुआ है।
इसमें तमाशे से ज्यादा इंसान के अंदर की उथल-पुथल को अहमियत दी जाती है। लेकिन रुकिए, जब यही खामोश और दर्द से भरा साहित्यिक अनुभव हमारी सिल्वर स्क्रीन यानी सिनेमा पर पहुंचता है, तो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है। सेक्शन 4, सिनेमा, स्पेक्टिकल एंड इमोशन। खामोशी की जगह अचानक एक गूंजता हुआ शोर ले लेता है। चलिए देखते हैं कि ये शिफ्ट कैसे काम करता है। जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर को ही ले लीजिए। जब युद्ध के किसी दर्दनाक अनुभव को बड़े पर्दे पर लाखों दर्शकों के लिए ढाला जाता है, तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आता है। ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक वॉर फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसने पूरी पीढ़ी के लिए उस युद्ध की एक छवि तय कर दी। और ये तुलना हमें बहुत ही शानदार तरीके से दोनों के बीच का गहरा अंतर समझाती है। जरा सोचिए, एक तरफ साहित्य है जो एकदम शांत है, अस्पष्ट है, व्यक्ति के आघात और उसके मन की हिचकिचाहट पर बात करता है, और दूसरी तरफ सिनेमा है जो बहुत लाउड है, शोरगुल से भरा है, सामूहिक है। वहाँ हीरोइज्म है, एकदम साफ जीत है और एक बहुत बड़ा विजुअल तमाशा है। जैसे ही माध्यम बदलता है, दर्शकों का पूरा भावनात्मक अनुभव एक अलग ही दिशा में चला जाता है। इसे हम इफेक्टिव नेशनलिज्म या भावनात्मक राष्ट्रवाद कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है? दरअसल सिनेमा कुछ खास रणनीतियां अपनाता है, जैसे स्लो मोशन में होती हुई मौतें, रोंगटे खड़े कर देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक और एक साथ लड़ते ढेर सारे किरदार। ये सारी चीजें मिलकर युद्ध के उस भयानक और असली अनुभव को एक ऐसे राष्ट्रीय मिथक में बदल देती हैं जिसे आम जनता बड़ी आसानी से और पूरे गर्व के साथ पचा सके। ये इतिहास को भावनाओं के रैपर में लपेटकर परोसने का एक बहुत ही अचूक तरीका है। तो अब आते हैं सेक्शन 5 पर, हाउ नैरेटिव्स इवॉल्व। लोंगेवाला के उस सर्द रेगिस्तान से लेकर किताबों के पन्नों और फिर सिनेमा घरों के चमचमाते पर्दों तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो हम क्या पाते हैं? सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि यादें 3 अलग-अलग चरणों में विकसित होती हैं। पहला कदम है लिव्ड रियलिटी, यानी वो वास्तविक पल जहां सिर्फ ट्रॉमा था और किसी तरह जिंदा बचने की जद्दोजहद। दूसरा है साहित्यिक स्मृति, जो बहुत ही शांत है, सोचने पर मजबूर करती है और गहरे नैतिक सवाल उठाती है। और तीसरा है सिनेमाई रूपांतरण, जो भावनाओं को उकसाने वाला, लाउड और एक नए तरह का मिथक गढ़ने वाला होता है। जमीनी हकीकत से पर्दे तक आते आते हमारी और आपकी जो इमोशनल प्रतिक्रिया है वो पूरी तरह से बदल जाती है। और अंत में ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम इतिहास को एक शानदार तमाशे और मनोरंजन में बदल देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में हम असल में क्या खोते हैं और क्या पाते हैं? क्या हम उस असली पीड़ा को भुलाकर सिर्फ एक वीरता का प्रतीक अपना लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि शायद इसी सवाल में इतिहास को सही मायने में याद रखने की चाबी छुपी है।